नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात चिराग पासवान की। सहूलियत के हिसाब से सियासत हमेशा संकेत देती है और आज रामविलास पासवान के बेटे चिराग ने एक मूर्ति लगाकर संकेत देने की कोशिश की। इस मूर्ति के पीछे कौन सी सियासत मूर्त रूप लेना चाहती है, जानने के लिए कि पहले इस रिपोर्ट को देखें और एक बार फिर खबर भी समझेंगे। यही वो 12 जनपद है जिस बंगले में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान 3 दशकों तक रहे, चाहे वो सरकार में मंत्री हो या विपक्ष के सांसद। अब उसी 12 जनपद में उनकी प्रतिमा लगा दी गई है, वो भी चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के। इस बंगले के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे गेट से एंट्री करते हैं सीधे रामविलास पासवान की एक प्रतिमा लगाई गई है और प्रतिमा के बिल्कुल दूसरी तरफ बगल में एक कमरा है, वहां पर रामविलास पासवान स्मृति का बोर्ड भी लग गया है। 12 जनपद में रामविलास पासवान की यह प्रतिमा तब भी लगा दी गई जबकि इसे खाली करने का नोटिस दे दिया गया है और बंगले को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव को अलॉट किया जा चुका है। जो बात कही जा रही थी और इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि जल्द ही इस बंगले को खाली कराया जाएगा, उसको लेकर के अब जरूर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या ये बंगला खाली होगा या नहीं होगा, आखिर रामविलास पासवान, उनके समर्थक, उनके परिवार के लोगों की मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं, इसको लेकर चर्चाएं जरूर शुरू हो गई हैं। सवाल है कि क्या बंगला खाली नहीं करना चाहते हैं चिराग पासवान? बंगला पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं चिराग। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही उनके समर्थक मांग करने लगे थे कि पहली पुण्यतिथि के पहले 12 जनपद को रामविलास पासवान मेमोरियल घोषित कर दिया जाए, लेकिन जब नियम बाधा बने और सरकार ने बंगला केंद्रीय रेल मंत्री को अलॉट कर दिया तो पुण्यतिथि के पहले रामविलास की मूर्ति लगा दी गई। अब जिस तरह से यहाँ पर प्रतिमा लगा दी गई है और रामविलास पासवान स्मृति का बोर्ड लग गया है, उसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इससे एक सियासी संदेश देने की कोशिश होगी और उनके समर्थकों की तरफ से इस बात की डिमांड हो सकती है कि जल्द ही रामविलास पासवान स्मृति के नाम से या रामविलास पासवान मेमोरियल के नाम से इसको 12 जनपद को घोषित किया जाए। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। अब जरा इस खबर को समझते हैं। तो देखिए, नियम के मुताबिक मंत्री को सरकारी बंगला अलॉट होता है। पद से हटने के बाद ये बंगला जो है, मंत्री को जो हटते हैं उनको खाली करना पड़ता है। पिछले साल 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी। रामविलास पासवान मोदी सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। 14 जुलाई, देखिए 14 जुलाई को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया था, लेकिन चिराग पासवान ने बंगला खाली नहीं किया, जबकि रामविलास पासवान का बंगला केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित किया जा चुका है। अब चिराग ने रामविलास पासवान की मूर्ति यहां स्थापित कर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। मूर्ति लगाकर चिराग ने साफ कर दिया कि वह बंगला छोड़ने के मूड में नहीं है। तो सवाल है कि क्या बंगला पर कब्जा करने की चिराग कोशिश में है? क्या सिर्फ सहानुभूति के लिए चिराग ने मूर्ति लगाई? और सवाल यह भी कि क्या सहानुभूति के सहारे अब चिराग पासवान सियासत करेंगे? चलिए बढ़ते आगे, बात दूसरी खबर की करते हैं। 23 अगस्त को दिल्ली में जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार समेत 11 नेताओं ने पीएम से मुलाकात की थी। कल तेजस्वी ने रिमाइंडर लेटर भेजने की बात कही थी। आज सीएम नीतीश ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर कहा कि पहले वो बयान सुनिए, क्या कहा, उसके बाद खबर समझाते हैं। नहीं, अभी कहाँ आएगा तो तुरंत बताएंगे, अभी कहाँ आया। नहीं, वो देखिए, इस सब चीज़ पर हमको कुछ कहना है। आप सब लोग जान रहे हैं कि इसके लिए जो भी बातचीत करनी है, सबको ले जा करके एक साथ हम लोग बातचीत किए हैं और अपनी बात कह दिए हैं पूरे तौर पर। उसके बारे में भी हमने वहाँ भी सारे प्रेस वालों ने पूछा, यहाँ भी पूछा, सबको तो बता ही दिए। अब करना, निर्णय लेना तो केंद्र सरकार का काम, और अभी तो उसकी शुरुआत हुई नहीं, इसलिए भी किसी चीज के बारे में मालूम तो है नहीं। जरा इस खबर के मायने को भी समझते हैं। तो बिहार की सियासत में जाति जो है बड़ा फैक्टर है, लिहाजा सभी दलों के लिए जातीय जनगणना का मुद्दा अहम है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर लालू और नीतीश की एक राय, यानी इस मुद्दे पर दोनों एक राय रखते हैं, जबकि बीजेपी जातिगत जनगणना के पक्ष में कतई नहीं है। 23 अगस्त को नीतीश कुमार और तेजस्वी समेत 11 नेताओं ने पीएम से मुलाकात भी की थी इस मुद्दे को लेकर, और कल ही देखिए तेजस्वी ने रिमाइंडर लेटर भेजने की बात भी कही। सोनिया गांधी ने जातीय जनगणना पर कमेटी भी बना दी है।
विधानमंडल से 2 बार जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित हो चुका है। 18 फरवरी 2019 को पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ था, जबकि दूसरी बार 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। अब आपको बता दें कि हर 10 साल पर जनगणना होती है। देश में पहली बार 1981 में जनगणना हुई थी, लेकिन आज तक जातीय जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए गए। हर साल सितंबर में कहर बरपाने वाली बाढ़ इस बार बिहार में पहले से ही कहर बरपा रही है। इस वक्त 13 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। इस साल भी बाढ़ से भारी नुकसान की संभावना है। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय टीम बिहार भी पहुंची है। 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम 2 दिनों तक प्रभावित जिलों का दौरा करेगी। केंद्रीय टीम के दौरे से बिहार को बड़ी उम्मीद है। इस वक्त बिहार के 13 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कटाव कहर बरपा रहा है। खेत खलिहान घर आंगन पर पानी का प्रहार जारी है। तकरीबन 60 लाख लोग बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं। फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। लिहाजा बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने के लिए सोमवार को केंद्रीय टीम बिहार पहुंची। केंद्रीय टीम बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर रही है। सर्वेक्षण से पहले केंद्रीय टीम ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय टीम के दौरे से बिहार को बड़ी मदद की उम्मीद है। तो आती है, जब कहीं भी फ्लड होता है, इस तरह की स्थिति होती है, तो राज्य सरकार की तरफ से जाता है कि देख लीजिए, ताकि केंद्र सरकार आती है और उनको लगता है कि कुछ मदद करे तो मदद करती है। तो बार बार किया जा रहा है। हम लोग तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, लेकिन अब वो आ करके देखेंगे और देख करके उनको लगेगा कि हाँ इसमें मदद करनी चाहिए तो मदद करेंगे। ये हर साल रिक्वेस्ट किया जाता है कि आ करके देख लीजिए और कितना ज्यादा इलाका प्रभावित है। पहले ही से कहा जा रहा है, अभी तो लेट से आए, पहले ही से कहा जा रहा है कि आकर के देख लीजिए, लेकिन अभी तो और जो स्थिति है तो आप जानते हैं कि अभी उतना ज्यादा खराब स्थिति अभी नहीं आई। गंगा समेत गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, महानंदा जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। सितंबर महीने में अगला 20 दिन बेहद अहम है, लिहाजा सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। फिलहाल सरकार की ओर से लगभग 4000 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। तो प्रारंभिक है, क्योंकि अभी भी 18-20 दिन बाकी हैं महीने के अंत होने में और बाढ़ की संभावना बनी रहती है। तो जो हम लोगों ने प्रिलिमिनरी असेसमेंट विभागवार दिया है वो 3781 करोड़ का है। केंद्रीय टीम 2 दिनों तक बिहार में रहेगी। जायजा लेने के बाद केंद्रीय टीम एक बार फिर मंगलवार को समीक्षा बैठक करेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए खबर को समझते हैं। नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय टीम बिहार आई है। आकलन के बाद आर्थिक मदद भी पहुंचाई जाती है। बिहार ने 3781 करोड़ के नुकसान का ब्यौरा भी सौंपा है केंद्रीय टीम को। हर बार सितंबर के महीने में बिहार में बाढ़ तबाही मचाती है, लेकिन इस बार जो है जून में ही बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। और देखिए, भारी बारिश की वजह से नुकसान ज्यादा हुआ है। कृषि विभाग की तरफ से जो नुकसान का आंकड़ा भेजा गया वो 661 करोड़ का दिखाया गया। किसानों की बारिश से भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान जल संसाधन विभाग को हुआ। जल संसाधन विभाग को 1469 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। बाढ़ की वजह से कई बांध बह गए और जाहिर है केंद्र से अगर बिहार को मदद मिलती है तो काफी राहत मिलेगी प्रदेश को, क्योंकि कोरोना ने पहले ही अर्थव्यवस्था को बेहाल कर रखा है। ऐसे में अगर ये मदद मिलती है तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश तेज हो सकती है। बिहार में अब तक 4 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है और फिलहाल 2 दिनों का मेगा कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। सरकार ने दिसंबर तक 6 करोड़ लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा है, जो अब दूर नजर नहीं आ रहा है। कोरोना को मात देने के लिए लगातार वैक्सीनेशन अभियान जारी है। इसी क्रम में सोमवार और मंगलवार को एक बार फिर वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। पटना के पाटलिपुत्र अशोका में भी केंद्र बनाया गया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच वैक्सीनेशन में तेजी की जा रही है। इसी कड़ी में 2 दिनों का मेगा वैक्सीनेशन इवेंट का प्लान किया गया है। इस बड़े आयोजन में बड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है।
इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लोगों को टीकाकृत कर लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे। सभी जिलों के स्वास्थ्य विभाग को अलग अलग लक्ष्य दिया गया है। पटना में भी 6 और 7 सितंबर को 3 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 40 टीका एक्सप्रेस की भी मदद ली जा रही है। बिहार सरकार ने 6 महीने में 6 करोड़ टीका का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो बिहार में टीकाकरण की अच्छी रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ट्वीट किया है और लिखा है कि बिहार की जनता को यह सूचना देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि बिहार में कोरोना टीकाकरण 4 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। तो एक अच्छी खबर हम इसे कह सकते हैं, 4 करोड़ का आंकड़ा बिहार में कोरोना टीका का पार कर चुका है। और खबर को समझते हैं। बिहार में 6 करोड़ लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया, यानी 6 करोड़ लोगों को टीका मिलेगा। इनमें से 4 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। 4 करोड़ लोग आंकड़े बता रहे हैं, मतलब बिहार अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और जिसकी सबसे बड़ी वजह है सरकार की बेजोड़ प्लानिंग। टीकाकरण अभियान की शुरुआत 21 जून 2021 को की गई थी, यानी 3 महीने में बिहार ने 50% से ज्यादा लोगों को टीका लगा दिया है। 6 दिन पहले की बात करें, जी हां, 6 दिन पहले बिहार ने एक दिन में रिकॉर्ड 23 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाकर रिकॉर्ड बनाया था। यही रफ्तार रही तो दिसंबर से पहले लक्ष्य हासिल हो जाएगा और यह भी कहा जा रहा है कि अगर लक्ष्य हमने हासिल कर लिया तो संभावित तीसरी लहर से बिहार जो है वो बेअसर होगा। अब बात झारखंड की करते हैं। झारखंड में नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट करने के मुद्दे पर सियासत तेज हो चुकी है। मॉनसून सत्र का दूसरा दिन बेहद हंगामेदार रहा। आज बीजेपी विधायकों ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया और सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग की। सदन में कैसे बना सियासी अखाड़ा, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर बीजेपी विधायकों का झलकुट्टन। हरे रामा हरे कृष्णा का भजन कीर्तन। विधायकों को नीरा यादव का चंदन टीका। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन था जब बीजेपी के विधायकों ने भजन कीर्तन कर भगवान से सरकार के लिए सद्बुद्धि की कामना की। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के भीतर और बाहर नमाज कक्ष के मामले को लेकर जमकर विरोध जताया। तख्तियों को देखकर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी विधायक नमाज कक्ष के मुद्दे पर किसी भी समझौते के मूड में नहीं है। बीजेपी की साफ साफ मांग है कि नमाज कक्ष के फैसले को वापस लिया जाए। विधानसभा के जो भवन होता है वो लोकतंत्र के वो मंदिर है और इस मंदिर में और कोई दूसरा मंदिर बने तो यह भारतीय जनता पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं है। और इसलिए हम सब ने यही कहा कि भाई आप ये जो आदेश कल आपने जारी किया है इसको वापस करें, यही तो मांग है। और जब मांग को नहीं मानते हैं तो स्वाभाविक है कि विधायकों का विरोध होना और लोग विरोध करते हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए अलग कमरा अलॉट किया गया है, जिसे बीजेपी हेमंत सरकार की तुष्टीकरण नीति बता रही है और इसे दूसरे धर्मों की अनदेखी का आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर मन में राक्षस हो तो सब जगह दुश्मन ही नजर आएंगे। जब दल के पास कोई मुद्दे नहीं रह जाते हैं ना, कोई टॉपिक नहीं रहता है, तो इसी तरीके का आचरण अपनाकर सदन को बाधित करने का उनका पहले से ही प्लान है। मन में अगर आस्था हो, भगवान हो, तो सब जगह है, लेकिन मन में अगर राक्षस हो तो सब जगह दुश्मन ही दुश्मन। नमाज कक्ष के मुद्दे पर बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। 9 सितंबर को पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात भी करेगा
और उन्हें सारे हालात की जानकारी देगा। है कि अगर आप नमाज अदा करने को लेकर कोई कमरा आवंटित कर सकते हैं तो मंदिर के लिए, हनुमान चालीसा के लिए, सरना धर्म मानने वाले लोगों के लिए प्रार्थना की व्यवस्था, उपासना की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और जरा खबर को भी समझते हैं। झारखंड विधानसभा भवन में नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट हुआ है। यह फैसला विधानसभा में लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया। बीजेपी हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। बीजेपी दूसरे धर्मों के लिए भी कमरे की मांग कर रही है। जबकि भारत की बात करें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी भी धर्म पर आधारित ना होना ही धर्मनिरपेक्षता है। भारत में सभी धर्मों को एक समान नजरिए से देखने की संकल्पना है। हेमंत सरकार ने एक खास वर्ग को कमरा अलॉट किया है, जो दूसरे धर्मों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी अनदेखी है ये। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पलामू पुलिस ने बिहार के व्यवसायी के अपहरण और फिर हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। हत्याकांड का मास्टरमाइंड पुलिस का ही जवान निकला है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पलामू में व्यवसायी हत्याकांड का खुलासा। पुलिस का जवान निकला मास्टरमाइंड। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। बिहार के व्यवसायी की हत्याकांड में कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पलामू के नवा बाजार के कंडा घाटी से बिहार के व्यवसायी का अपहरण हुआ था और फिर 10 लाख की फिरौती नहीं मिलने पर ड्राइवर के साथ उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन इस कांड का मास्टरमाइंड देवघर में तैनात पुलिस का सिपाही प्रेमनाथ यादव निकला। दुखद तथ्य यह है कि हम लोग अपहृत की रिहाई तो नहीं कर पाए सकुशल, लेकिन चूंकि अपराधियों ने 25 मई के अपहरण के बाद 1 जून की ही उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद रैंसम का कॉल वगैरह किया था। इसी साल मई में बिहार के व्यवसायी मिथिलेश प्रसाद कार से छत्तीसगढ़ से औरंगाबाद जा रहे थे। इसी दौरान उनका अपहरण कर लिया गया और 10 लाख की फिरौती मांगी गई। लेकिन फिरौती नहीं मिलने पर ड्राइवर और व्यवसायी की हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को यूरिया और नमक डालकर जंगल में दफना दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड प्रेमनाथ यादव समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 राइफल, बड़ी संख्या में कारतूस और अपहरण में इस्तेमाल कार भी बरामद की गई है। कहा कि रास्ते में जो अच्छी गाड़ी दिखे उस पर बैठे आदमी को किडनैप कर लेना है। ये बड़ा ही खतरनाक तरीका था। एक तरीका था कि जिस आदमी का कार कहीं पर स्पीड ब्रेकर में स्लो हो जाना है, वहां पर जाके अपनी गाड़ी को सामने से लगा देते थे और फिर उसका अपहरण करते थे। तीसरा ये कि रैंसम कॉल के पहले वो मोबाइल लूटते थे ताकि पुलिस उस मोबाइल के आधार पर उनके पास न पहुंच पाए। और ये 3 तरीका जो था, और चूंकि ये सरगना पुलिस का आदमी था इसलिए ये बहुत ही चतुराई से सारा काम करता था। आरोपी प्रेमनाथ देवघर पुलिस में सिपाही है, लेकिन पलामू में आलीशान घर बना रखा है। इस गिरोह ने अपहरण की कई घटनाओं को अंजाम दिया। अपहरण का तरीका भी इनका अलग था। ये सिर्फ महंगी गाड़ियों में सफर कर रहे लोगों को निशाना बनाते थे। स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी की रफ्तार कम होने पर ये अपनी गाड़ी लगाकर उसे रोक देते थे और अपहरण की घटना को अंजाम देते थे। संजय भारती, न्यूज़ 18 पलामू। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके